हर वक्त शादी 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 ना हो गई जिंदगी का लक्ष्य हो गया। आर्या ने गुस्से से कमरे में आते बड़बड़ाते हुए कहा, क्या हुआ प्यारी दोस्त, किस पे इतना भड़क रही हो? कनिका ने उठकर बैठते हुए उससे पूछा। तुम तो चुप ही रहो, तुम्हारी तो बस मौजें हैं। मेजर से शादी करके मजे से मायके में पड़ी हो, ना वो आए ना तुम रूठती हो। और एक मैं हूँ, मेरी माँ हाथ पैर मुंह सब धोकर मेरे पीछे पड़ गई है कि शादी करनी है। क्या शादी के बिना जिंदगी नहीं है? अनजाने में आर्या कनिका का दिल दुखा गई। मेजर विवेक से उसका ब्याह 4 साल पहले हुआ था, जब वो सिर्फ 18 साल की थी और विवेक 25 साल का। उन्हीं लम्हों में कनिका आज भी जी रही थी, क्योंकि शादी के बाद वो अब तक लौटा ही नहीं था। ना जाने ऐसा कौन सा मिशन था जो पूरा ही नहीं हो रहा था, और 4 साल से उसने कोई खबर तक नहीं भेजी थी। माँ अलग उसके लिए रोती थी और घर वाले अलग, जबकि सामने खड़ी आर्या कभी यह दर्द समझ ही नहीं सकी थी। उसके अपने दुख इतने थे कि उसे किसी के दुखों से फर्क ही नहीं पड़ता था। शायद वो लड़की दुख सहते सहते अब हंसना मुस्कुराना सीख गई थी। क्या हुआ तुम्हें, क्यों चुप हो गई? आर्या ने उसे खामोश पाया तो पास चली आई। कुछ नहीं, तुम्हारा सोच रही थी। कनिका ने बात पलट दी। कनिका सॉरी, मेरी बात बुरी लगी तो बस मुंह से फिसल गया। वो फौरन गलती मान भी गई। छोड़ो ये बात, तुम मुझे ये बताओ, सरिता आंटी ने कहाँ रिश्ता देखा है तुम्हारा? कनिका उसकी ओर ध्यान से देखने लगी। कहाँ देखना है यार, है कोई उनकी दोस्त का बेटा, पर मुझे नहीं करनी शादी। मुझे इस घर से कहीं नहीं जाना। आर्या प्लीज मम्मा को समझाओ ना, मुझे यहीं रहना है। वो अब की बार बोलते हुए आंखों की नमी छुपा नहीं पाई। तो तुम मेरे भाई से शादी कर लो। अचानक अनिका की बात सुनते ही आर्या का दिमाग उड़ गया। क्या कहा? तुम्हारे भाई से, जिसकी शक्ल भी ऐसी है जैसे 10 बंदे मार कर आया हो और 11वां मारने जा रहा हो। आर्या की आवाज ऊंची हो गई थी। अनिका ने उसे घूर कर देखा। अब ये ज्यादा हो रहा है आर्या, अब इतने भी बुरे नहीं हैं। लड़कियां मरती हैं उन पर, उनकी शख्सियत में एक रौब है और खानदान के सबसे खूबसूरत मर्द हैं। तुम्हें तो खुश होना चाहिए। अगर भाई तुमसे शादी के लिए मान जाए तो। ओह हेलो, वो क्या मानेंगे, मैं ही इनकार कर रही हूँ। वो हाथ उठाकर बोलती। कनिका को पागल ही लगी थी। उस जैसा खड़ूस बंदा मैंने जिंदगी में नहीं देखा। अब वो खड़ी होकर मजे से संजय की तारीफों के पुल बांध रही थी, जबकि कनिका दरवाजे से आते संजय को देख अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। अब आर्या की चलती जुबान को ब्रेक कैसे देती? ऐसे इंसान को मैं 1 मिनट बर्दाश्त ना कर सकूं तो जाकर तुम उसकी शक्ल सारी जिंदगी देखो। नो नेवर। उसे तो ये तक नहीं पता कि हंसना क्या होता है। जिंदगी में कभी स्माइल तक नहीं दी। उस इंसान को जिसे बिल्कुल भी रोमांस करना नहीं आता होगा। वो नॉन स्टॉप बोलती जा रही थी और सर झटकती हुई पलटी ही थी कि वापस कनिका की तरफ मुड़ गई। अपने पीछे संजय को देखते उसका सांस थम गया। वो इतनी देर से बकवास किए जा रही थी और कनिका ने उसे बताया भी नहीं कि जिसकी वो इतनी तारीफें कर रही है वो पीछे ही खड़ा है और खूंखार निगाहों से उसे घूर रहा है। आज तो गई काम से। कनिका जाओ यहाँ से। अगले ही लम्हे संजय ने कनिका को कमरे से जाने को कहा। कनिका नजरों नजरों में आर्या से इल्तिजा करती बाहर निकल गई। नहीं नहीं कनिका, मैं कनिका वो बोली ही थी कि अचानक संजय की सख्त आवाज पर दोनों चुप हो गईं। कनिका अफसोस से सर हिलाती बाहर निकल गई। संजय धीरे धीरे चलता उसके करीब आया। आर्या ने दूसरी तरफ मुंह फेर लिया। वो उसका सामना नहीं कर पा रही थी। आर्या संजय ने सख्त लहजे में पुकारा तो वो झटके से उसकी ओर बोली, जी संजय। वो फौरन दबे अंदाज में बोली, तुम्हें तुम्हारे अल्फाज की सजा मिलेगी। जानती हो ना, संजय का लहजा अब भी सख्त था। पर मैंने क्या किया? वो मासूमियत से बोली, अभी पता चल जाएगा। उसने उसकी कलाई पकड़ ली और बाथरूम में ले जाकर शावर के नीचे खड़ा कर दिया। ठंडे पानी की धार शुरू होते ही आर्या की चीख निकल गई। चुप,
आवाज मत निकालना वरना सजा और बढ़ जाएगी, वो गुस्से से बोला और आर्या सहम गई। सब घर वाले जानते थे कि ठंडे पानी से उसकी तबीयत खराब हो जाती है और संजय उसी की सजा उसे दे रहा था। संजय, मैं मर जाऊंगी, पानी बहुत ठंडा है, यही तो मसला है। तुम जैसी ढीठ को कुछ होता ही नहीं है। दूसरों को तकलीफ पहुंचाने के अलावा तुम्हारा और कोई काम है भी कि नहीं, वो गुस्से से बोला, जबकि ठंडे पानी की बौछार उसे पल पल कमजोर कर रही थी। काफी देर तक वो उसके सामने खड़ा उसके चेहरे को सख्त नजरों से घूरता रहा। उसकी निगाहें कहीं और भटकी ही नहीं। आर्या चाहकर भी अपनी जगह से हिल नहीं पा रही थी। उसे तो उस लड़के के चेहरे से पहले ही नफरत थी, जिसमें आज और भी इजाफा हो गया था। आर्या ने गहरी हिचकी लेते संजय को देखते अपने आसपास बाजू लपेट लिए थे। वो बुरी तरह कांप रही थी, उसकी जान निकलने वाली थी, पूरा शरीर सुन पड़ रहा था। आर्या की नीली आंखें सामने खड़े शख्स की काली गहरी आंखों से टकराईं। दोनों ही एक दूसरे को नफरत से घूर रहे थे और इस पल तो दोनों का बस नहीं चल रहा था कि एक दूसरे की जान अपने हाथों से ले लें। उसकी सांस धीमी होने लगी। वो जरा सा लड़खड़ाई तो संजय का दिल एकदम दहल उठा। फौरन आगे बढ़कर उसने सावर बंद किया। आर्या की सांसें गहरी होने लगी। आइंदा अपनी जुबान से उतना ही जहर उगलना जितना तुम्हारी इस नन्ही सी जान में सहने की ताकत हो। आज तो बख्श रहा हूँ, अगली बार सारी रात ठंडे पानी के नीचे खड़ा रखूंगा, समझी तुम? वो उसके चेहरे पर नजरें गड़ाते हुए बोला और बिना उसे देखे बाथरूम से निकलकर उसका कमरा छोड़ गया। आर्या ने अपनी रुकी हुई सांस ली। आंखों में कब से रुके आंसू बह निकले थे। किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो आर्या को यूं सुनाए या उसके कमरे में आकर ऐसी सजा दे। उस एक शख्स के अलावा जिसे इस घर में आने जाने की इजाजत की जरूरत नहीं थी, वह इस घर का एक लौता वारिस था। और आर्या कौन थी? उसके पापा के दोस्त की बेटी। उसकी माँ अपने पति की मौत के बाद उनके दर पर आ बैठी थी और अंकल ने तो सर आंखों पर बिठाया और आर्या को भी ढेरों चाहत मिली। कुसुम जी और कबीर साहब के दो ही बच्चे थे। 27 साल का संजय रूखा और सख्त मिजाज का मालिक, जबकि 22 साल की कनिका उतनी ही सीधी सादी और खामोश तबीयत की और आफत की तरह घूमने वाली 21 साल की आर्या थी, जिसने अपनी शरारतों से पूरे घर को नचा रखा था। उन्हीं शरारतों की वजह से वो अक्सर संजय के गुस्से का निशाना बन जाती थी, जैसे अभी उसे सजा देकर गया था। संजय के जाने के फौरन बाद अनिका कमरे में आई तो उसे कपड़े समेत भीगा देख अफसोस करने लगी। फौरन तौलिया लेकर उसे लपेटा। छोड़ो मुझे, दिखावे की हमदर्दियां मुझे नहीं चाहिए। भाई जख्म देता है और बहन आकर मरहम रखती है। आर्या जरूरत से ज्यादा ही हताश हो गई थी। कनिका ने बिना बुरा माने उसके बालों पर तौलिया लपेटा तो वो छींक मार गई। मैं कह रही हूँ कनिका, किसी दिन तुम्हारा ये जल्लाद भाई मेरे हाथों मरेगा। उसका मोटा गला घोटकर मैं इसे मार दूंगी। आर्या नफरत भरे लहजे में बोली, आहिस्ता बोलो, सुन लिया तो फिर सजा मिल जाएगी। अनिका ने उसे डांटा, इससे ज्यादा और क्या बुरा करेगा? देखना, मुझे बुखार होगा और अगर मैं मर गई ना तो जिम्मेदार ये शख्स होगा मेरी मौत का, और तुम सबको बताना। आर्या बस करो, बोलती हो तो रुकने का नाम ही नहीं लेती। कनिका ने खिसियाकर उसके लिए ड्रेस निकाला और जबरदस्ती उसे बाथरूम की तरफ धकेला ताकि वो बदल ले। जितनी वो ठंडी पड़ रही थी, कनिका को उसकी फिक्र हो रही थी और अब उसे पक्का बुखार होने वाला था। आखिर सरिता जी, इतनी भी क्या जल्दी है? अभी तो वो छोटी है और आप उसकी शादी करने पर तुली हुई हैं। कबीर साहब ने सरिता जी को समझाना चाहा, भाई साहब आप जानते हैं इस दौर में लड़कियों की हिफाजत कितनी मुश्किल है। वक्त रहते अपने घर की हो जाए तो मुझे सुकून रहेगा, वरना उसके दुश्मनों को तो जानते ही हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। सरिता जी परेशान थीं, जबकि पास बैठा संजय बेशक मोबाइल पर मशगूल दिख रहा था, लेकिन ध्यान उन्हीं की तरफ था। आप चिंता मत कीजिए, अगर उन्होंने कोई भी कदम आर्या की तरफ बढ़ाया तो पहले उन्हें मेरा सामना करना होगा। बाकी ये जो आपकी दोस्त का बेटा है, क्या नाम है उसका? संजीव, सरिता जी ने फौरन बताया। हाँ, उसका पूरा पता मुझे दे दो। क्यों संजय बेटा? उन्होंने संजय को भी बातों में शामिल किया। जी, जो ठीक लगे, उसने संक्षिप्त जवाब दिया। दरअसल
बिना पता करवाए ही वो हाँ करने वाला था। उसे क्या फर्क पड़ता था चाहे आर्या कल ही विदा हो या आज, उसे अपनी जिंदगी में कोई असर नहीं था। कबीर साहब का ये बड़ा सा हवेली नुमा घर यानी मल्होत्रा हाउस अब सिर्फ इसी एक परिवार से आबाद था। कबीर जी का बहुत मन था कि आर्या इसी घर में रहे और संजय से ही शादी हो जाए, लेकिन संजय और वो तो एक दूसरे की शक्ल भी देखना गवारा नहीं करते थे। इसीलिए सरिता जी के दोस्त के बेटे संजीव के बारे में पता लगाने की सोचने लगे। अब कैसी है तबीयत? 3 दिन से आर्या बुखार में तप रही थी और दिल ही दिल में हजारों बार कोस चुकी थी वो संजय को, पर आज उसकी तबीयत पहले से थोड़ी बेहतर है। एक बार ठीक होने दो, फिर देखना कैसे बच निकलती हूँ उससे। वो अपनी छोटी सी सुर्ख नाक को रुमाल से रगड़ते हुए बोली। कनिका उसके लिए सूप बनाकर लाई थी, जिसे देखकर आर्या खुशी से झूम उठी और मजे लेकर पीने बैठ गई। आर्या अब कैसी तबीयत है बेटा? सरिता जी ने बेटी के पास बैठते हुए फिक्रमंदी से पूछा। मम्मा शुक्र करो जिंदा बच गई। वो हमेशा की तरह फिजूल बातें करके माँ का दिल दुखा दिया करती थी। किसने कहा था यूं भीगने को पानी में? उन्होंने खींच कर कहा तो आर्या उनको ये ना बता सकी कि उसके भीगने में हाथ किसका है। अच्छा एक बात बतानी थी, अगले हफ्ते संजीव के घर वाले आ रहे हैं। व्हाट मम्मा, आर यू जोकिंग? ऐसे कैसे शादी? मैंने तो लड़का देखा भी नहीं, मिली भी नहीं, ऐसे ही किसी से भी शादी कर लूं? वो बीमारी में ही बड़बड़ाते बोल रही थी। ये फैसला तुम्हारे अंकल और मेरा है, इसीलिए कोई इनकार नहीं चलेगा। मम्मा मैं किसी अनजान से शादी कैसे कर लूं? क्या पता वो कैसा हो, कोई गुंडा टाइप निकल आया तो? आर्या ने उन्हें डराने की कोशिश की। बकवास मत करो, ऐसी कोई बात नहीं है, संजय सब पता कर चुका है। ओह संजय जी, फिर तो पक्का दहशतगर्द ही होगा। मिस्टर संजय ने जो पता किया है उसकी जुबान फिर से चल पड़ी। बस कर दो आर्या, संजय के खिलाफ एक लफ्ज भी बोला तो रख दूंगी 2 कान के नीचे। कहीं से लग ही नहीं रहा कि लड़की बीमार है, जुबान गजब चलती है। सरिता जी उठते हुए कानों को हाथ लगाती बाहर चली गईं, जबकि आर्या का मुंह खुला का खुला रह गया। ये हाल है मेरी माँ का, देखो तो अपनी बेटी के लिए कैसे अल्फाज इस्तेमाल कर रही हैं। ऐसी माँ हो तो दुश्मनों की क्या जरूरत है। उसका ड्रामा शुरू हो गया तो अनिका ने सिर पकड़ लिया। उसी वक्त आर्या बहुत चुपके से संजय के कमरे में दाखिल हुई। कुछ देर पहले ही उसने उसे फोन पर किसी से बात करते सुना था। ठीक है मिस रिया, मैं वो डिजाइन आपको अभी मेल करता हूँ, जस्ट वेट। वो कहते हुए लैपटॉप टेबल पर छोड़कर बाथरूम चला गया। आर्या के हाथ में पानी का बड़ा गिलास था। मिस्टर संजय, तुमने मुझे पानी में भिगोया था ना, आज तुम्हारा लैपटॉप पानी से नहा जाएगा। उसने पानी लैपटॉप पर उड़ेल दिया, पूरा लैपटॉप भीग गया। फिर उल्टे कदमों से भागती अपने कमरे में आई और दरवाजा लॉक करके चैन की सांस ली। काम तो हो गया, अब इसके क्या नतीजे निकलेंगे पता नहीं। उसका दिल धड़क रहा था। घर में सभी उसके लाड़ उठा रहे थे। एक तो वो बीमारी से उठी थी और दूसरा कल उसका रिश्ता पक्का होना था, इसीलिए अंकल आंटी समेत सब उसे लाड़ कर रहे थे। वो कंबल मुंह तक खींचकर लेट गई, लेकिन बेचैनी बढ़ती रही। काफी देर गुजर गई, फिर भी कोई शोर शराबा नहीं हुआ तो वो उठ बैठी। कहीं संजय बेहोश तो नहीं हो गया, जो गले से आवाज ही नहीं आई। वो उलझी हुई थी। दूसरी तरफ संजय जैसे ही बाथरूम से बाहर निकला और अपने लैपटॉप को बंद देखता माथे पर बल डाल बैठा। सोफे पर बैठकर उसने लैपटॉप उलट पुलट कर चेक किया। वो बंद हो चुका था और उस पर गिरे पानी को देखकर वो सन्न रह गया। उसका सारा डेटा उसी लैपटॉप में था। कुछ का तो बैकअप रखा था, लेकिन कुछ फाइलों का बैकअप बनाना वो अपनी व्यस्तता की वजह से भूल गया था। संजय अभी तक हैरानी की हालत में ही था कि तभी उसके नंबर पर मिस रिया की कॉल आने लगी, जिसे उसने जल्दी में उठा लिया। सर, आपने डिजाइन सेंड नहीं किया? मिस रिया, माय लैपटॉप इज नॉट वर्किंग। वो बेहद सख्त लहजे में बोला। ओ सर, मिस्टर कुमार को वो डिजाइन तो अभी चाहिए थे, अब क्या होगा? रिया भी परेशान हो गई। सर बैकअप नहीं तो उसका क्या?
संजय ने माथा पकड़ा। आप थोड़ा वक्त लें, मैं कुछ करता हूँ, कहकर उसने कॉल काट दी। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो यहाँ कोई पानी रखकर गया ही नहीं था, फिर लैपटॉप कैसे भीग गया? उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन इस वक्त ज़्यादा जरूरी था वो डिजाइन दोबारा बनाना और उसके लिए उसे तुरंत लैपटॉप चाहिए था। वो फौरन उठा और आर्या के कमरे की तरफ चला गया। आर्या अभी संजय के बारे में सोच ही रही थी कि दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। उसने झट से कंबल अपने ऊपर खींच लिया। संजय दरवाजा बजाता रहा। आखिरकार आर्या उठकर दरवाजा खोल ही देती है। क्या हुआ? वो उनींदी आंखों से बोली, जैसे अभी नींद से जागी हो। मुझे तुम्हारा लैपटॉप चाहिए, उसने बिना वक्त गवाए कहा। आर्या की आंखें चौड़ी हो गईं। हैं? लैपटॉप? लेकिन क्यों? मेरे पास अभी इतना वक्त नहीं है कि तुम्हारे साथ बहस करूं। प्लीज अपना लैपटॉप फटाफट दो। वो कमरे में घुस आया। टेबल पर आर्या का लैपटॉप रखा था। संजय ने वहीं बैठकर उसे खोल लिया। पासवर्ड? उसने बिना उसकी तरफ देखे पूछा। आर्या एकदम सकपका गई। संजय के लैपटॉप में घुसने का मतलब था उसके सारे राज खुल जाना। वो हकलाने लगी। उसके जवाब पर संजय ने सख्त नजरों से उसे देखा। पासवर्ड बताओ, वरना यही तुम्हारे लैपटॉप के 2 टुकड़े कर दूंगा। नहीं, मेरे पास एक ही लैपटॉप है, मेरी तो इतनी औकात भी नहीं है कि दूसरा ले सकूं, आर्या ने ड्रामाई अंदाज में कहा। पासवर्ड? संजय ने फिर दबाव डाला। यू आर खड़ूस, उसने धीरे से कहा। व्हाट? पासवर्ड यही है, यू आर खड़ूस। आर्या ने नाखून चबाते हुए माथे पर बल डाले। संजय ने गहरी सांस ली और गुस्से से आंखें तरेरते हुए पासवर्ड डाला। लैपटॉप ऑन हो गया। आर्या तो जैसे कांप ही गई। उसने माथे पर हाथ मारकर आंखें बंद कर ली। फिर धीरे से एक किनारे से झांकते हुए देखा कि संजय तेजी से लैपटॉप पर उंगलियां चला रहा था, लेकिन उसकी फाइलें छेड़े बिना वो अपनी नई फाइल बना रहा था। काम करते करते वो भूल गया कि वो कहाँ है और किसके कमरे में है। आर्या 1 मिनट भी उसके पास से हटने को तैयार नहीं थी। वो उसके सर पर ही खड़ी रही। पानी लेकर आओ, संजय बोला। वो थोड़ा उलझा हुआ लग रहा था, मानो उसे वहां से हटाना चाहता हो। पर पानी? लेकिन क्यों? कहीं मेरा लैपटॉप भी पानी में नहला दोगे क्या? आर्या धीरे से बोली। नहाना है, वो तंज कसते हुए बोला। तो बाथरूम में जाइए ना, यहाँ कैसे नहाएंगे? वो उसकी बात समझे बिना फट से बोल गई। आर्या पानी वाला पानी, पीने वाला गिलास में। इस बार संजय हर शब्द चबाकर बोला। अच्छा, कहकर वो वहीं जमी रह गई, जैसे पैर ही जम गए हों। संजय ने उसे सख्त नजर से देखा तो आर्या फौरन दरवाजे की तरफ खिसक गई और सीधे होकर बैठ गई। अचानक उसका हाथ एक फाइल पर क्लिक हो गया और वो फाइल खुल गई। उसमें लिखा था, मिस्टर खड़ूस, इंतहाई दर्जे का बेकार इंसान, ना जाने खुद को हीरो क्यों समझता है, जबकि है तो अंकल टाइप, हमारे घर का सबसे बेमतलब आदमी, जिसे ना हंसना आता है और ना बोलना, एकदम रोबोट है। आज संजय ने मुझे सर पर मारा, मैं भी जब तक उसे नहीं मारूंगी मुझे सुकून नहीं मिलेगा। ये पढ़कर संजय चौंक गया। उसे बचपन की वही याद आ गई जब आर्या ने 10 साल की उम्र में बाबा के कमरे से सिगरेट उठाकर मुंह में लगाने की कोशिश की थी और उसने 16 साल की उम्र में उसके होठों से सिगरेट खींचकर उसे चपत रसीद कर दी थी। उस फोल्डर में ऐसी ढेरों फाइलें थीं, हर दिन की डायरी। ये लड़की मुझ पर रिसर्च करती रहती है। संजय बुरी तरह हैरान था। तभी आर्या पानी लेकर आई तो उसने फौरन वो फोल्डर मिनिमाइज कर दिया। कॉफी बनाकर लाओ। कॉफी? मैं कनिका को कह देती हूँ, आर्या बुदबुदाई। नहीं, तुम बनाओ अपने हाथों से, और याद रखना हर चीज परफेक्ट होनी चाहिए, वरना सारी कॉफी तुम्हें पिलाऊंगा। नाउ गो, वो सख्त लहजे में बोला तो आर्या मुंह बनाती बाहर निकल गई। संजय ने फिर से वही फोल्डर खोला और हाल की फाइलें देखने लगा। उसमें लिखा था, ये मिस्टर खड़ूस मेरे हाथ से मरेगा। क्या जरूरत थी उसको उस संजीव के परिवार के बारे में पता करने की? और फिर ओके भी कर दिया। सबसे ज्यादा खुशी तो उसी खड़ूस को होगी मेरे यहाँ से जाने पर। मेरा वजूद ही उसे बुरा लगता है, लेकिन मैं भी कम नहीं। जितने दिन रहूंगी उसकी नाक में दम कर दूंगी। उसने मुझे ठंडे पानी के नीचे खड़ा किया। मेरी बला से उसे ऐसी पत्नी मिले
जो उसे रात भर कमरे से बाहर खड़ा रखे और पास भी न भटकने दे। तकरीबन यही ताने उस फोल्डर में भरे हुए थे। संजय अपने लिए खड़ूस शब्द सुनकर मुस्कुराता हुआ ठोड़ी पर हाथ टिकाए बैठा रहा और नजरें स्क्रीन पर थीं। तभी आर्या बड़बड़ाती हुई कॉफी लेकर अंदर आई तो उसने फौरन फोल्डर बंद कर दिया और अपने काम पर ध्यान देने लगा। ये लीजिए आपकी कड़वी कॉफी, आपकी तरह। आर्या की जुबान फिसल गई थी। संजय ने कॉफी उसके हाथ से ली और ऐसी नजरों से देखा कि वो गड़बड़ा गई। कहीं इसने कुछ देख तो नहीं लिया। आर्या का दिल जोर से धड़कने लगा। उसकी नजरें बार बार लैपटॉप पर जा रही थी, लेकिन वहां संजय का काम ही खुला था। आपका काम खत्म हो गया, मुझे असाइनमेंट बनानी है, आर्या ने हिम्मत करके पूछा। ऑलमोस्ट डन। वो कॉफी एक तरफ रखकर अपने डिजाइन को फाइनल कर रहा था और तुरंत ही उसे मेल करके मिस रिया को फॉरवर्ड कर दिया। तभी फोन बजा। यस मिस रिया, आई हैव सेंड मेल, प्लीज चेक। वो बेहद फॉर्मल अंदाज में बात कर रहा था। आर्या ने उसे देखा और मन ही मन बोली, ये सिर्फ मेरे लिए ही काले चने चबाता है, वरना तो एकदम सज्जन बनता है, खड़ूस कहीं का। तभी संजय अचानक खड़ा हुआ तो उसके माथे से टकरा गया। हाय! आर्या पीछे हटते हुए माथा पकड़कर करहा उठी, जबकि संजय पर कोई असर नहीं था। पीछे होकर नहीं खड़ी हो सकती थी, इडियट, उसने घूर कर कहा। मुझे क्या पता था कि आप अचानक खड़े होंगे, जंगली। आखिरी शब्द आर्या ने मुंह ही मुंह में बड़बड़ाया, लेकिन संजय ने साफ सुन लिया। फिर भी उसने कुछ जाहिर नहीं किया और बाहर निकल गया। आर्या फौरन लैपटॉप पर बैठ गई और अपनी फाइलें चेक करने लगी, लेकिन संजय सबूत छोड़े बिना ही निकल गया था। उसे पता ही नहीं चला कि उसने वो फोल्डर खोला भी था या नहीं। देखते देखते आर्या की शादी का दिन आ गया। घर में बस कुछ मेहमान थे। गहमा गहमी शुरू हो गई। चंद करीबी रिश्तेदारों को ही आज दावत दी गई थी। ज्यादा लोगों को बुलाने से सरिता जी ने साफ मना कर दिया था। वो बस बेटी को इज्जत के साथ विदा करना चाहती थी। रुकिए एक मिनट। इससे पहले कि आर्या कुछ कहती, संजय की आवाज गूंजी। सबकी नजरें उसकी तरफ उठ गईं। सब हैरान थे कि उसने अचानक क्यों रोका। क्या हुआ संजय बेटा? एक रिश्तेदार ने पूछा। ये शादी नहीं हो सकती। उसके अचानक कहे अल्फाज से पूरे घर में सन्नाटा छा गया। क्या कह रहे हो संजय? सरिता जी तो जैसे दहल गईं। अचानक संजय का हाथ संजीव के कॉलर पर जा ठहरा। उसने उसे खींचकर आंगन में ला पटका और एक मुक्का जड़ दिया। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। संजय रुक जाओ, ये क्या कर रहे हो? संजीव की माँ चीखने लगी। कबीर मल्होत्रा ने बेटे को रोकना चाहा, लेकिन तभी संजय ने और जोरदार मुक्का जड़ दिया। ये धोखेबाज है बाबा, ये और इसकी माँ दोनों ठग हैं। ये लोग मासूम लड़कियों को फंसाकर विदेश ले जाते हैं और वहाँ बेच देते हैं। संजय गुस्से से चिल्लाया। झूठ, ये सब झूठ। संजीव की माँ हकलाकर बोली। मेरे पास सबूत है। संजय ने ऊंची आवाज लगाई। एसपी साहब। तभी एसपी साहब दो सिपाहियों और इंस्पेक्टर के साथ अंदर आ गए। इन माँ बेटे को ले जाइए और जेल में डाल दीजिए। कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए इन्हें। संजय के तेवर से पूरा घर कांप उठा। संजीव खून पोंछते हुए उसे घूरता रहा, लेकिन पुलिस ने दोनों को पकड़ लिया। थैंक यू मिस्टर संजय, आपने कानून की मदद की। एसपी साहब ने शुक्रिया कहा और अपनी टीम के साथ बाहर निकल गए। कबीर जी ने बेटे की तरफ गुस्से से देखा। अभी 2 दिन पहले उसने खुद ही कहा था कि संजीव अच्छा लड़का है और आर्या का रिश्ता पक्का कर दें, और आज वही धोखेबाज निकला। ऊपर से सरिता जी की सिसकियों की आवाज ने माहौल और भारी कर दिया। वहीं दुल्हन बनी घूंघट निकाले बैठी आर्या अपने मन में बेहद खुश थी कि उसकी जान छूट गई इस शादी से, लेकिन उसे ये नहीं मालूम था कि अब उसकी जिंदगी दूसरी मुसीबत में फंसने वाली है। मत सरिता जी, संजय की माँ कुसुम जी ने उन्हें गले लगाया। रिश्तेदारों में कानाफूसी शुरू हो गई। कनिका, आर्या को अंदर ले जाओ। कुसुम जी ने अपनी बेटी को इशारा किया। आर्या झट से उठी। उसके लिए तो आजादी का दिन था, पर तभी कबीर मल्होत्रा की सख्त आवाज गूंजी। ठहरो, सब थम गए। आर्या का विवाह होगा, अभी इसी वक्त होगा। उनके ठोस लहजे ने सबको खामोश कर दिया। संजय समझ गया कि पिता क्या सोच रहे हैं। बाबा, उसने धीमे से कहा, आज जो हुआ है उसकी वजह तुम हो
और तुम ये बात जानते हो, मेरी इज्जत बचाने का एक ही रास्ता है, तुम्हें आर्या से शादी करनी होगी। आर्या को ऐसा लगा जैसे आसमान उसके सिर पर गिर पड़ा हो। दूसरी तरफ संजय के जबड़े गुस्से से भीज गए। नहीं अंकल, प्लीज मुझे इनसे शादी नहीं करनी। अचानक आर्या की कांपती आवाज सबने सुनी। संजय को कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। आर्या चुप रहो, यहाँ बड़े बैठे हैं, वही फैसला करेंगे। सरिता जी ने उसे सख्ती से टोका। कनिका, इसे कमरे में ले जाओ। वो फौरन आर्या को लेकर अंदर गई। अंदर जाते ही आर्या ने घूंघट हटाकर कमरे में चक्कर लगाने शुरू कर दिए। कनिका, अंकल से कहना ये रिश्ता रोक दें, मैं उस खड़ूस से शादी नहीं करूंगी। उसकी सांसें तेज थी, वो बड़े हैं, मैं उन्हें नहीं समझा पाऊंगी। अनिका ने समझाया, नहीं मैं मर जाऊंगी लेकिन उस खड़ूस से शादी नहीं करूंगी। आर्या चीख पड़ी, फिर तो मर ही जाओ आर्या, क्योंकि अब तो यह शादी रुकने वाली नहीं। अचानक सरिता जी की आवाज पर दोनों चौंक गईं। मम्मा प्लीज, आप मेरे साथ ऐसा जुल्म नहीं करेंगी। अपना मुंह बंद रखो आर्या, अभी तुम्हारे अंकल अंदर आ रहे हैं। कोई तमाशा मत करना वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सरिता जी ने उंगली उठाते हुए चेतावनी दी। मम्मा, आप जिससे भी कहेंगी मैं शादी करने को तैयार हूँ, लेकिन प्लीज उस खड़ूस से नहीं। तभी सरिता जी का हाथ उसके गाल पर जा पड़ा। आंटी प्लीज, कनिका ने रोकना चाहा। कनिका, इसकी बकवास सुन रही हो? मुझे कैसी बेटी मिली है जो माँ का सर झुकाना चाहती है। संजय को खड़ूस कह रही है, जबकि उसी की वजह से यह एक मुसीबत से बची है। अगर संजय को पता ना चलता तो इसके साथ क्या होता? एहसान मानने की बजाय ये उसका मजाक बना रही है। माहौल भारी हो गया। आर्या गाल पर हाथ रख के माँ को देखती रह गई। पहली बार उसकी माँ ने उस पर हाथ उठाया था। कनिका, इसे कह दो अगर इसने शादी से इनकार किया तो मेरा मरा हुआ चेहरा देखेगी। सख्त अल्फाज कहती सरिता जी बाहर निकल गईं। थोड़ी ही देर में उसके अंकल अंदर आए और उसे बाहर हॉल में लेकर गए। कनिका ने उसका घूंघट सीधा किया। शादी फिर से हो रही थी, बस दूल्हे का नाम बदल गया था। कबीर मल्होत्रा ने उसके सिर पर हाथ फेरा। कनिका ने उसे गले से लगाया, पर अब शब्दों का असर उस पर नहीं हो रहा था। कुछ ही देर में बधाइयों की आवाजें गूंज उठी। कनिका, आर्या को बाहर ले आओ, विदाई होगी। सरिता जी ने आगे बढ़कर बेटी को गले तक नहीं लगाया, बस ठंडी और सख्त आवाज में हुक्म सुना दिया। आर्या तड़प कर रह गई। कनिका, अंकल से कहो विदाई मत करें, मैं उनके साथ नहीं जा सकती। वह रो पड़ी। प्लीज आर्या, अभी चुप रहो, सबके सामने तमाशा मत बनाओ। अगर आंटी को कुछ हो गया तो क्या जी पाओगी? अनिका ने समझाया। उसकी बात सुनकर आर्या चुप हो गई। कब उसे बाहर लाया गया, कब संजय के साथ बिठाया गया, उसे कुछ याद नहीं। वह तो बस एक बेहोशी जैसी हालत में थी। थोड़ी देर बाद वह संजय के कमरे में थी। कमरा बिल्कुल सादा था, कोई सजावट नहीं थी। होनी भी क्यों थी? दोनों के बीच ना तो समझ थी ना ही दिली लगाव। कनिका ने उसका सारा सामान कमरे में रखवाया और कहा, आर्या, अपने और भाई के रिश्ते को थोड़ा वक्त देना। मुझे यकीन है कि एक दिन तुम दोनों बेस्ट कपल बनोगे। खड़ूस, आर्या ने मन ही मन होंठ भींचते हुए कहा। उसके अंदर गुस्सा उबल रहा था। वह खामोश रही। दूसरी ओर कबीर जी ने बेटे को समझाकर कमरे में भेजा था, पर उसके मन में क्या चल रहा था यह सिर्फ वही जानता था। जैसे ही दरवाजा खुला, संजय कमरे में दाखिल हुआ। सामने बेड पर लहंगा फैलाए बैठी आर्या थी, वही लड़की जिससे उसे सबसे ज्यादा नफरत थी। दरवाजे के क्लिक पर आर्या झटके से उठ बैठी। गुस्से से संजय का दिमाग भरा हुआ था, पर सामने बैठी आर्या की बड़ी बड़ी आंखों में उसे डर साफ दिखाई दे रहा था। जाहिर है जबरदस्ती ये रिश्ता बना तो उसने भी खुशी से नहीं अपनाया था। अपनी कलाई से घड़ी उतारकर टेबल पर रखते हुए वो बोला, उठो बेड से। खुद पर जितना काबू रख सकता था रखा, मगर लहजा फिर भी सख्त हो गया। आर्या झट से उठकर नीचे खड़ी हो गई। दोबारा मेरे बेड पर मत दिखना और जाकर कपड़े बदल लो, उलझन हो रही है तुम्हें ऐसे देखकर। उसकी बात सुनकर आर्या का चेहरा लाल पड़ गया। इतना कहकर संजय बाथरूम की तरफ बढ़ गया। आर्या ड्रेसिंग रूम में गई तो गुस्से और दुख में कपड़े उतार कर फेंकने लगी। आंखों से आंसू बहते जा रहे थे, मगर कर भी क्या सकती थी? ये सब उसकी माँ का फैसला था, वजह वो नहीं जानती थी, पर अब ये रिश्ता निभाना ही पड़ेगा, चाहे मजबूरी में ही सही, क्योंकि उसकी माँ के अलावा उसका
उसका कोई नहीं था और उन्होंने अपनी जान देने की धमकी दी थी। लेकिन संजय का रवैया देखकर उसे लग रहा था कि ये रिश्ता ज्यादा दिन चलने वाला नहीं। रोते रोते खुद को संभाल कर वो बदले हुए कपड़ों में बाहर आई तो कमरा अंधेरे में डूबा था। उसने दांत पीस लिए। अंधेरे का बादशाह बिस्तर के पास जाकर रुकते ही उसे संजय की मौजूदगी महसूस हुई। उंगलियां मरोड़ते ही वो गुस्साया। क्या मसला है? क्यों सिर पर खड़ी हो? लैंप जलाते हुए उसने तीखे लहजे में कहा। खुद तो आप सोने लेट गए, मैं कहाँ जाऊं? आर्या ने पलटकर जवाब दिया। भाड़ में, संजय ने ठंडी आवाज में कहा। वही तो आई हूँ। आर्या भी कहाँ चुप रहने वाली थी। उठकर बैठते हुए उसने आर्या को घूरा। आर्या भड़क गई। पहले ये बताइए मैं सोऊं कहाँ? काउच दिख रहा है ना, जाकर वहाँ सो जाओ। अब अगर आवाज निकाली तो बहुत बुरा होगा, संजय ने तकिए पर सर रखते हुए कहा। हाँ, मुझे तो यही झेलना है गुस्सा। माँ ने भी आज थप्पड़ मारा, आप भी मुंह दिखाई में हाथ उठा लीजिए। आर्या ने ताना मारा और सीधे जाकर काउच पर बैठ गई। उसकी बात सुनकर संजय का दिल एकदम से कसक गया। उसकी नजर आर्या के गाल पर पड़ी जो अब भी लाल था। अचानक वो उठ बैठा। यहाँ आओ मेरे पास। मुझे नहीं आना, आप सो जाइए। आर्या ने मुंह फेर लिया। सुनाई नहीं दे रहा? यहाँ आओ, संजय ने सख्त लहजे में कहा। आर्या रूठे अंदाज में बोली। सो जाइए, मेरा दिल बहुत दुखा हुआ है, मुझे तंग मत कीजिए। संजय चिढ़ गया। तुम्हारे दिल की तो, कहते हुए वो उठा और आर्या के पास पहुंचकर उसे उठा लिया। संजय वो घबरा कर उसके गले में हाथ डालते उसे देखने लगी। मिस्टर खड़ूस, वो दांत किटकिटाते हुए बोला और उसे बिस्तर पर ले आया। आर्या का गला सूख गया। ये नाम तुम्हें कैसे पता? उसने हैरानी से पूछा। तो तुम्हें मैं खड़ूस लगता हूँ? संजय ने उसकी तरफ झुकते हुए पूछा। ना, नहीं। किसने कहा? आर्या ने हकलाकर कहा। झूठ मत बोलो, उसने पास आकर उसे डरा दिया। आर्या फौरन बोली। अब खड़ूस नहीं, पर अब मैं खड़ूस बनना चाहता हूँ। ये कहते हुए वो मुस्कुराया। आर्या की धड़कन तेज होने लगी। नजरें मिलते ही दोनों के दिलों में अजीब सी हलचल उठी। आर्या ने घबराकर नजरें फेर ली और निकलने लगी तो संजय ने उसका हाथ पकड़कर फिर बिठा लिया। आज तुम्हें खड़ूस का असली रूप दिखाऊंगा ताकि समझ सको असली खड़ूस होता क्या है। क्या आप मुझे मारेंगे? उसकी मासूमियत भरी आवाज ने संजय का दिल हिला दिया। नहीं, मारने के अलावा भी बहुत से तरीके होते हैं, उसने उसे अपने गले से लगाकर कहा। आर्या पैनिक हो गई। प्लीज नहीं, संजय ने भौंवे चढ़ाकर कहा। क्या हुआ? शादी किस लिए होती है, मालूम नहीं तुम्हें? उसके लहजे और आंखों से साफ झलक रहा था कि वो क्या चाहता है। आर्या समझ रही थी। आप मुझसे नफरत करते हैं, फिर क्यों ये सब? मगर संजय हंस पड़ा। नफरत हो या मोहब्बत, पति पत्नी है। इतना कहकर उसने लाइट ऑफ की और आर्या को गले लगाया। सुबह उसकी आंख अलार्म की आवाज से खुली। सर भारी हो रहा था। अलार्म बंद करके गहरी सांस भरते ही उसे सब कुछ याद आ गया। ये जरूर उस मिस्टर खड़ूस का काम है। अब जिंदगी से सुकून तो माइनस ही होना है। मन ही मन कोसते हुए उठने लगी और फिर बाथरूम में चली गई। संजय भी जानता था कि उसने आर्या की मर्जी के बिना उसे हक किया। उसके दिल पर बोझ था, मगर ये भी सच था कि आर्या ने ज्यादा विरोध नहीं किया था। फिर भी वो सोच चुका था कि अब कभी उसकी मर्जी के खिलाफ उसे नहीं छुएगा। वहीं आर्या नहाकर बाहर आई। चेहरे पर एक सुकून और शांति थी। संजय की नजरें उस पर ठहर गईं। मन में खटका उठा। तुम मुझे कोस रही हो? उसने धीरे से कहा। आर्या चौंक गई। मैं क्यों कोसूंगी? उसने धीरे से जवाब दिया। कल रात उस पर तो कोसना बनता है ना। संजय अब उसकी तरफ पूरी तरह से देख रहा था। आर्या एक पल को थमी, फिर बोली। आपने तो सिर्फ मुझे गले लगाया और सो गए। आपका हक है, आप जब चाहें ले सकते हैं। इसमें कोसना कैसा? वो शर्म से उसकी तरफ देख भी नहीं पा रही थी। संजय के दिल में सुकून सा भर गया। मतलब तुम्हें बुरा नहीं लगा? उसने झिझकते हुए पूछा। आर्या ने नजर उठाई और उसकी आंखों में रात के वही पल तैर गए। आंखें भीग गईं। वो कुछ बोली नहीं, मगर उसकी चुप्पी ही सब कह गई। सुबह नाश्ते की मेज पर सब खामोश थे। तभी संजय के पिता बोले।
इसलिए मैंने सोचा है आज ही तुम्हारा और आर्या का रिसेप्शन कर देते हैं, ताकि सबको पता चल जाए कि तुम दोनों अब एक बंधन में बंध चुके हो। संजय ने एक नज़र आर्या को देखा और बोला, जैसा आप कहें बाबा। सरिता जी ने अपनी बेटी को चुपचाप देखा, मन में टीस उठी, मगर उन्होंने अपने दिल को समझाया। उन्होंने ये शादी आर्या की भलाई के लिए ही की थी। वजह अभी आर्या को बताना मुमकिन नहीं था, लेकिन शादी जरूरी थी और उन्हें सुकून था कि संजय जैसा मजबूत और जिम्मेदार इंसान उनकी बेटी का पति बना। इतने में नौकर ने आकर बताया कि कोई मेहमान मिलने आया है। संजय बाहर निकला और गार्डन में जाकर देखा तो सामने उसका पुराना दोस्त विवेक खड़ा था। पल भर को ठिठक गया, फिर दौड़कर उसे गले लगा लिया। विवेक तुम अचानक। विवेक ने भी उसे गले लगाया। 4 साल बाद देख रहा हूँ तुझे, बहुत बदल गया है। कहाँ गायब हो गया था अचानक? संजय ने उसे सोफे पर बिठाया और खुद भी पास बैठ गया। विवेक धीमे स्वर में बोला, जिस फील्ड में हूँ उसमें ऐसे ही होता है। संजय ने हल्की शिकायत की, बिल्कुल संपर्क ही नहीं रखा। खैर शुक्र है कि लौट आए। इतने में संजय के पिता कबीर जी भी वहां आ गए। अचानक विवेक को देखकर वो भी उससे मिलकर बहुत खुश हुए। विवेक सबको बस छोटे छोटे जवाब दे रहा था, किसी को साफ नहीं बता रहा था कि वो 4 साल से कहाँ था। असल में बता भी नहीं सकता था। अचानक उसने कहा, अंकल मैं अपनी अमानत लेने आया हूँ। ये सुनकर बाप बेटा दोनों चौंक गए। जी, माँ की तबीयत बहुत खराब है, मेरे पीछे तो जैसे जीना ही भूल गई हैं। इस वक्त उनकी हालत इतनी बिगड़ गई है कि मैं धूमधाम से विदाई कराने की औकात ही नहीं रखता। उनकी ख्वाहिश है कि उनकी बहू कनिका को तुरंत उनके पास ले जाऊं। आप उनकी हालत जानते हैं, इसीलिए इज्जत से कनिका को लेने आया हूँ। आगे आपकी मर्जी। विवेक का लहजा इस वक्त नरम था। उनकी बातों में सच्चाई थी। कबीर जी उसकी बातों से दिल से प्रभावित हो गए। जैसी तुम्हारी इच्छा बेटा, कनिका तुम्हारी अमानत है। आज लेकर जाओ या कल, सादगी से लेकर जाओ या धूमधाम से, अब वो तुम्हारी ही है। कबीर जी की बात सुनकर विवेक का दिल भर आया। वो भावुक होते हुए घर के अंदर चला गया। वहाँ सब उससे मिल रहे थे। कनिका ये सब सुनकर एक कोने में छुप गई थी और रोने लगी। क्या हुआ कनिका, क्यों रो रही हो? आर्या ने उसे यूं बिलक बिलक कर रोते देखा तो अपने गले लगा लिया। वो और जोर जोर से रोने लगी। आर्या परेशान हो गई। अरे पागल, ऐसे क्यों रो रही है? कनिका सिसकते हुए बोली, मुझे नहीं जाना। सबको छोड़कर, इस घर को छोड़कर। वो अपना दिल आर्या के सामने खोल रही थी। आर्या ने हंसकर कहा, अरे कल तक मैं यही कह रही थी तो कितना मजाक बनाया था मेरा, और आज जब अपनी बारी आई है तो देखो कैसे आंसू आ रहे हैं। इतना कहकर उसने कनिका को थोड़ी पकड़कर छेड़ा तो वो और जोर से रो दी। उसी वक्त संजय कमरे में दाखिल हुआ। दोनों ने उम्मीद से उसे देखा। संजय ने एक गहरी नजर आर्या पर डाली और फिर कनिका के पास जाकर उसके आंसू पोंछने लगा। इसमें इतना रोने की क्या बात है? एक दिन तो सबको अपने घर जाना ही होता है ना। और विवेक बहुत अच्छे इंसान है। उनकी माँ की तबीयत सबको पता है, वो हार्ट की पेशेंट है। 4 साल से बेटे का इंतजार कर रही हैं। हमें उनकी ख्वाहिश का सम्मान करना चाहिए, समझ रही हो ना मेरी बहन? वो धीरे धीरे समझा रहा था। इस पल में आर्या को संजय बिल्कुल अलग ही लगने लगा। चलो मुंह हाथ धो लो और तैयार हो जाओ, आज मैं अपनी बहन को बहुत प्यार और मान से विदा करूंगा। इतना कहकर उसने कनिका के माथे पर प्यार से हाथ फेरा। आर्या की आंख भर आई। आज उसने सचमुच अपने बाप और भाई की कमी शिद्दत से महसूस की। उसकी जिंदगी में ना तो कोई भाई था और ना ही बाप जो इस तरह उसे मान दे सकता। उसने चेहरा फेर कर अपने आंसू छुपा लिए, मगर संजय की गहरी नजरें सब देख चुकी थी। जब कनिका बाथरूम चली गई तो संजय आर्या के पास आ खड़ा हुआ। क्या हुआ? सबको रुलाने वाली की आंखों में आंसू क्यों हैं? सबको यही लगता है ना कि आर्या के सीने में दिल ही नहीं है। आर्या ने धीमे स्वर में कहा, बेबस हूँ, जो मर्जी कह लो। सहने के अलावा या 2-4 जवाब देने के अलावा और कर भी क्या सकती हूँ? उसका चेहरा
तल्ख तो था मगर धीमा। संजय ने अचानक उसे अपनी तरफ खींचकर गले से लगा लिया। आर्या घबरा गई, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। संजय, वो हकलाने लगी, मगर उसने उसकी भीगी पलकों को देखते हुए प्यार से उनके आंसू पोंछे। आर्या शॉक्ड रह गई। रोया मत करो आर्या, तुम हंसती मुस्कुराती ही अच्छी लगती हो, उसने धीमे स्वर में कहा। आर्या घबरा कर बोली, ये क्या कर रहे हैं? अगर कनिका ने देख लिया तो क्या सोचेगी? उसकी घबराहट देखकर संजय मुस्कुरा पड़ा। कल तक जो एक दूसरे से आंख भी नहीं मिलाते थे, आज उनके बीच ये बदलाव आ गया था। आर्या का दिल अजीब तरह से धड़कने लगा। इतने में कनिका कमरे में लौट आई। दोनों तुरंत अलग हुए। आर्या ने नजरें झुका ली। संजय ने मुस्कुराकर बहन को देखा और कहा, बाहर आ जाओ, सब इंतजार कर रहे हैं। जाते जाते उसने एक बदमाश मुस्कान से आर्या को देखा और कमरे से बाहर निकल गया। ओह, तो बात यहाँ तक पहुँच गई है। कल तक तो बड़े बड़े दावे हो रहे थे कि मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी, अपने हाथों से जान ले लूंगी। क्या हुआ तेरे दावों का? कनिका उसे तंग कर रही थी। आर्या शर्मा गई, बोली, चुप करो, ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। ओ रियली मिस आर्या? उप्स, मिसेस आर्या। संजय, कनिका फिर से छेड़ते हुए हंस पड़ी। आर्या झेप कर बोली, बस करो कनिका, और गुस्से में उसे हल्का सा धक्का दे दिया। दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ी और कनिका ने उसे गले से लगा लिया। मेरी दिली इच्छा है कि तुम और भैया हमेशा एक दूसरे के साथ खुश रहो और कोई तुम्हें कभी जुदा ना कर सके, कनिका ने दिल से कहा। कनिका विदा हो गई। विवेक की माँ की तबीयत बहुत बिगड़ जाने की वजह से संजय ने रिसेप्शन कैंसिल कर दिया था। कनिका को देखते ही विवेक की माँ शांति जी के चेहरे पर जैसे जान लौट आई। वो अपनी बहू और बेटे को देखकर उठने की कोशिश करने लगी तो विवेक और कनिका ने उन्हें थाम लिया। उन्हें हार्ट अटैक आया था। उनकी तबीयत काफी बिगड़ गई थी कि डॉक्टरों के पास कुछ करने को नहीं था। विवेक के पास सिर्फ पछतावा ही बचा था। देश की हिफाजत करते करते वो अपनी माँ से दूर रहा। एक फौजी होने के नाते तो वो सफल रहा, लेकिन बेटे की हैसियत से नाकाम। शांति जी बोली, मेरे लिए तो आज सबसे खुशी का दिन है विवेक। तुम्हें और अपनी बहू को साथ देखकर मेरा एक अरमान पूरा हो गया। उनकी बेटी सौम्या ने भी भाई भाभी का दिल से स्वागत किया। वो शादीशुदा थी, लेकिन माँ की बीमारी की वजह से मायके में ही रह रही थी। उसका पति बहुत अच्छा इंसान था। उसने सौम्या को कभी रोका नहीं, बल्कि विवेक की गैर मौजूदगी में माँ की पूरी देखभाल खुद की, एक बेटे की तरह। विवेक दिल से उसका शुक्रगुजार था। विवेक की शादी जिस दिन हुई थी तो उसी दिन उसके पास ड्यूटी पर आने का कॉल आ गया था और वो तुरंत वहीं से निकल गया। कनिका की विदाई भी नहीं हुई थी। विवेक ने कहा कि वो जब वापस आएगा तब विदाई कराएगा और उसे आने में काफी वक्त लग गया। विवेक की माँ चाहती थी कि उनकी बहू पहली बार बेटे के साथ ही घर आए, तभी उन्होंने भी कनिका को तब तक नहीं बुलाया जब तक विवेक नहीं आ गया। लेकिन वक्त जो बीत गया था वो वापस नहीं आ सकता था। माँ को मौत के मुंह में जाता देखकर विवेक अंदर से टूट रहा था। वो काफी देर तक शांति जी के पास बैठा रहा, उनसे बातें करता रहा। इस बीच कनिका भी उनका पूरा ध्यान रख रही थी। आज विवेक के लौट आने पर और कनिका को उसके साथ देखकर सौम्या बहुत खुश थी। अब उसे सब कुछ मुकम्मल सा लग रहा था। कनिका बोली, आप आराम कर लें दीदी, हम यहीं हैं। शांति जी दवाई लेकर नींद में जा रही थी। अरे नहीं, तुम दोनों कब से बैठे हो? यहाँ कुछ खाया पिया भी नहीं। मैंने राजीव से कहा है, वो बस आने ही वाले होंगे। खाना मंगवाया है, आते ही लगवा दूंगी। फिर आप मुझे कह देती राजीव जी को क्यों परेशान किया। विवेक बोला तो सौम्या जी हल्का सा खफा हो गई। विवेक, ऐसे परायों की तरह बात मत करो। तभी दरवाजे पर आहट हुई। लगता है राजीव आ गए, मैं खाना लगवाती हूँ। कनिका बोली, मैं भी आती हूँ। नहीं कनिका, तुम रुको। विवेक, कनिका को कमरे में ले जाओ, थोड़ा फ्रेश हो जाए। माँ अभी आराम कर रही है, उन्हें सोने दो। सौम्या ने कहा। विवेक का दिल ही नहीं कर रहा था माँ को एक पल के लिए भी छोड़ने का। उसने कसकर उनका हाथ थाम रखा था। सौम्या उसकी आंखों में पछतावा देख चुकी थी, उसे बार बार संभालने की कोशिश कर रही थी। कमरे में आकर काफी देर तक विवेक और कनिका खामोशी से एक ही बिस्तर पर बैठे रहे। माहौल बहुत भारी था। आखिर कनिका ने हिम्मत करके उसका हाथ थामा और बोली, इतना उदास मत हो विवेक। उसकी भरी
हुई आवाज विवेक के लिए किसी मरहम से कम नहीं थी। उसने कनिका के नाजुक हाथ को अपने हाथों से दबाया और आंखें बंद कर ली। उसकी आंखों में आंसू थे और कनिका को अपने मजबूत पति को इस तरह रोता देख दिल बैठने लगा। वो खुद ब खुद उसके करीब हो गई और उसके चेहरे को अपने हाथों में लेकर बोली, प्लीज मत रोइए, आपके आंसू मुझे तकलीफ देते हैं। ये कहकर उसने उसके सर को सहलाया और खुद भी रो पड़ी। विवेक ने उसे अपने गले से लगा लिया। उसे सचमुच इसी कंधे की जरूरत थी अपना दर्द हल्का करने के लिए। वो मजबूत फौजी इस वक्त उस अपनी नाजुक सी पत्नी के सहारे पर टिककर सुकून पा रहा था। उधर आर्या अपनी यूनिवर्सिटी से लौट रही थी। अचानक 3 गाड़ियां उसके चारों ओर आकर रुक गईं। कुछ लोग उतरे और बहुत अदब से बोले, मैडम आपको हमारे साथ चलना होगा, बड़े साहब का हुक्म है। आर्या घबरा गई, बोली, मुझे कहीं नहीं जाना, तुम लोग कौन हो? उनमें से एक शख्स सर झुकाकर बोला, कृपया हमें मजबूर मत कीजिए, हमें सिर्फ यही कहा गया है कि आपको ले जाना है, बिना आपको छुए। आप हमारे साथ चलेंगी तो सच्चाई के कुछ राज आपके सामने खुल जाएंगे। आपको किसी अनजान के पास नहीं ले जाया जा रहा है, वो आपके अपने ही हैं। आर्या का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो मना करना चाहती थी, लेकिन उनके लहजे में ऐसा दबाव था कि मजबूरन उसे उनके साथ जाना पड़ा। गाड़ी में बैठते ही उसने जल्दी से संजय को मैसेज भेजा और अपनी लोकेशन ऑन कर दी। उसे अब तक इतना यकीन हो चुका था कि संजय ही उसका सच्चा हमदर्द है, दुश्मन नहीं। तभी आगे बैठे शख्स ने पीछे मुड़कर कहा, मैडम अपना मोबाइल हमें दे दीजिए। आर्या घबरा गई, फिर धीरे से मोबाइल आगे बढ़ा दिया। उस आदमी ने मोबाइल देखे बिना डैशबोर्ड पर रख दिया। आर्या की सांस में सांस आई। करीब 1 घंटे की दूरी तय करने के बाद गाड़ी एक बहुत बड़ी हवेली के अंदर दाखिल हुई। हवेली देखकर आर्या उलझन में पड़ गई। उसे बड़े अदब से अंदर ले जाया गया। कुछ ही देर में वो एक बहुत बड़े और आलीशान कमरे में अकेली खड़ी थी। कमरे की सुंदरता देखकर वो और ज्यादा परेशान हो गई। तभी सामने से एक शख्स आता दिखाई दिया, कमर पर हाथ बांधे हुए, रौबदार अंदाज में सीढ़ियां उतरता नीचे आया। कौन हो तुम लोग और क्यों लेकर आए हो यहाँ? वो सब जल्द ही पता चल जाएगा मैडम, इतनी भी क्या जल्दी है? सामने खड़ा शख्स गहरी निगाहों से आर्या को देखता बोला। आर्या ने होंठ बींच लिए। उसे उस आदमी की नजरों से सख्त खौफ लग रहा था। उसने नौकर को आवाज दी, इसे कमरे में ले जाओ और अच्छे से ख्याल रखना। वो हुक्म के लहजे में बोला, मुझे कहीं नहीं जाना, समझे? आर्या चिल्लाई। घर में आई तो सामने खड़ा शख्स मुस्कुरा दिया। वाह, खून का असर है भाई, कमाल है। वो 2 कदम आगे बढ़ा और करीब आया तो आर्या ने माथे पर बल डालते हुए उसे घूरा। वो आर्या थी, निडर और बेखौफ। अगर डरती थी तो सिर्फ संजय से, किसी और से डरना तो दूर की बात थी। वो नजरें झुकाकर भी बात नहीं करती थी। अभी जाओ मैडम, बड़े साहब आएंगे तब ही बात होगी, वो बोला। उसका बेखौफ अंदाज देखकर वो भी इम्प्रेस हो गया था। कौन बड़े साहब? आर्या दांत पीसते हुए बोली, हमारे बड़े साहब, तुम्हारे भी बड़े साहब, चौधरी बलवीर जी। सबके साहब वही हैं। सामने खड़े शख्स के मुंह से वो नाम सुनते ही आर्या के कदम जैसे जड़ हो गए। काफी वक्त गुजर गया था। उसी बीच संजय अपनी मीटिंग में व्यस्त था। उसे एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला था। मिस रिया उसके साथ मीटिंग में थी। सर, इट्स ए बिग डे, कॉन्ग्रेचुलेशन। रिया ने मुस्कुराकर कहा, थैंक्स, ये पूरे स्टाफ की मेहनत है। आगे भी हम इसी तरह कामयाबी हासिल करेंगे। संजय ने शांति से जवाब दिया और अपनी सीट पर बैठकर मोबाइल उठाया। सर, आपको पार्टी देनी चाहिए हमें, रिया ने हंसते हुए कहा। जरूर, सबको मिलेगी, उसने सरसरी अंदाज में जवाब दिया और मोबाइल पर नजर डाल ली। सर, मुझे खास पार्टी चाहिए आपसे, रिया ने धीमे और धड़कते दिल से कहा। लेकिन संजय सुन ही कहाँ रहा था। उसकी आंखें तो आर्या का मैसेज पढ़ने में उलझी थी। संजय, मुझे किडनैप कर लिया गया है, लोकेशन ऑन है, कॉल मत करना, जस्ट फाइन प्लीज। आर्या का मैसेज उसने कोई 10 बार पढ़ा
पहले तो उसे लगा शायद आर्या उसके साथ कोई मजाक कर रही है, पर जब उसने शेयर की हुई लोकेशन देखी तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। दिल की धड़कनें एकदम तेज हो गईं। सर मुझे आपसे, रिया के अल्फाज उसके मुंह में ही रह गए। संजय अपनी कुर्सी से झटके से उठा, सामान उठाया और तेजी से बाहर निकल पड़ा। सर क्या हुआ, एवरीथिंग ओके? रिया घबराई, लेकिन उसने जवाब देना जरूरी नहीं समझा। उसे पता था कि ये दिन आएगा, लेकिन इतनी जल्दी आएगा ये नहीं सोचा था। गाड़ी में बैठते ही उसने एसपी साहब को कॉल किया और सारी बात बता दी। मंजिल तक पहुंचने में कम से कम 1 घंटा लगना था। वो चाहे जितनी तेजी से गाड़ी भगाता, फिर भी वक्त तो लगता ही। बस उसका दिल यही चाहता था कि आर्या सही सलामत हो। उधर आर्या को पता ही नहीं चल रहा था कि कितना वक्त बीत चुका है। उसे तो बस किसी भी तरह यहाँ से निकलना था, लेकिन जब तक संजय तक उसका मैसेज पहुंचता और वो आता, वो मजबूर थी। जिन लोगों ने कभी उसके सर पर हाथ तक नहीं रखा, वही आज उसे अपने हक में उठाकर ले आए थे। एक बार सामने तो आ जाओ बड़े साहब, दूध का दूध पानी का पानी मैं कर दूंगी। मेरा नाम आर्या है और मैं संजय की पत्नी हूँ। वो अंदर ही अंदर गुस्से को काबू करते सोच रही थी। उसके दिल में यही सवाल उठ रहा था कि अब तक संजय क्यों नहीं आया, कहीं मोबाइल ऑफ तो नहीं कर दिया उसने। ओह, फिर वो मुझ तक कैसे पहुंचेगा? आर्या बेचैन हो गई। दरवाजे पर दस्तक हुई। मैडम, आपको बड़े साहब बुला रहे हैं। ओह, तो आ ही गए बड़े साहब, उसने तंजिया अंदाज में कहा और तेज कदमों से बाहर निकल गई। हॉलनुमा कमरे में काफी भीड़ भाड़ थी। घर के मर्द और औरतें सब मौजूद थे। आओ आओ, आर्या मुकेश चौधरी। बड़े साहब ने खुशदिली से उसका स्वागत किया, लेकिन आर्या ने ठंडी निगाह से देखा और मुंह फेर लिया। उसके इस रुख से सब हैरान रह गए। बड़े साहब से तो कोई नजर मिलाने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन यहाँ वो लड़की बगैर झिझके आंखों में आंखें डाल रही थी। आर्या मुकेश चौधरी, स्टॉप! आर्या ने बीच में ही टोक दिया। बार बार मेरा नाम गलत मत लीजिए। ये पहली और आखिरी बार कह रही हूँ, मेरे नाम के साथ अपने खानदान का नाम जोड़कर उसे बेमोल मत कीजिए, समझे? कमरे में सन्नाटा छा गया। ये उनकी पोती की जिंदगी की पहली टोक थी जो उसने इतने बड़े आदमी को सबके सामने मारी थी। सबकी सांसें थम गई। आखिर बड़े साहब उस लड़की को इतनी छूट क्यों दे रहे थे? तो फिर बताइए, मुझे यहाँ लाने का आपका मकसद क्या है? आर्या अब अपने पूरे जोश और गुस्से में थी। कुछ सच हैं जो मुझे भी सुनने हैं और सबको भी। बड़े साहब गहरी सांस लेकर बोले, जानती हो, तुम्हारा बाप अब इस दुनिया में नहीं रहा। जानती हूँ, बहुत अच्छे से जानती हूँ। आर्या ने ठंडी लेकिन भारी आवाज में जवाब दिया। बाप के मरने के बाद ही आपने मुझे और मेरी माँ को इस हवेली से निकाल बाहर किया था। इतने साल बाद अचानक याद आ गया कि एक बच्ची भी थी जिससे आपके खानदान का कोई रिश्ता है। आर्या ने सख्त लहजे में कहा। चौधरी बलवीर ने गहरी सांस ली। रिश्ता है आर्या, और हमेशा रहेगा। तुम मेरे बेटे की एकलौती औलाद हो। तुम्हारी माँ ने तुम्हें बताया होगा कि मैंने उसे हवेली से निकाला, लेकिन ये नहीं बताया होगा कि उसने क्या किया था। उसने तुम्हारे पिता को जहर दिया था, दूध में जहर मिलाकर उन्हें मार डाला। एक पल को वहां सन्नाटा छा गया। आर्या का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। झूठ, उसने तड़प कर कहा। यही सच है। चौधरी बलवीर गरजते हुए बोले। मैं चाहता तो तुम्हारी माँ को पुलिस के हवाले कर देता, लेकिन मैंने माफ कर दिया, सिर्फ तुम्हारी खातिर। तुम छोटी सी बच्ची थी, माँ की जरूरत थी तुम्हें, इसीलिए उसे जाने दिया। लेकिन उसने तुम्हारे मन में हमारे खिलाफ इतना जहर भर दिया कि आज तुम हमें दुश्मन समझने लगी हो। चौधरी बलवीर की ऊंची आवाज गूंज उठी। आर्या उनकी किसी बात पर यकीन नहीं करना चाहती थी, लेकिन उनके लहजे की सच्चाई ने एक पल को उसके दिल को डोलाया। आर्या, तुम इस खानदान की बेटी हो, मेरी पोती हो। तुम्हारे नाम के साथ चौधरी का नाम जुड़ा है और इसे कोई जुदा नहीं कर सकता। चौधरी बलवीर बोले। जुदा तो कर चुके हैं आप, आर्या ने बेबाकी से कहा। क्या मतलब? वो भौंवे चढ़ाकर बोले। मतलब भी समझ जाएंगे आप। पहले बताइए, मुझे यहाँ क्यों बुलाया गया? चौधरी बलवीर 2 कदम बढ़े और ठंडी सांस छोड़ते हुए बोले। जायदाद का बंटवारा। तुम मेरे बेटे की एकलौती संतान हो, तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिलेगा, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें तुषार चौधरी से शादी करनी होगी। ये सुनकर आर्या का दिमाग सुन्न हो गया। क्या बकवास है ये? ऐसे कैसे किसी से
मेरी शादी कर सकते हैं आप, और मुझे आपकी जायदाद नहीं चाहिए, उसने तिरस्कार से कहा। चौधरी बलवीर चिल्लाकर बोले, हमें हमारी पोती वापस चाहिए। आर्या सीधी आंखों में आंखें डालकर बोली, ये तो आपकी ख्वाहिश है जो कभी पूरी नहीं होगी। उसकी बात सुनकर वहां मौजूद लोग बड़बड़ाए, कुछ मुस्कुरा भी दिए। चौधरी बलवीर ने हुक्म दिया, तुषार शादी का इंतजाम करो। सबके चेहरों पर गहरी मुस्कान छा गई। तभी आर्या ने पीछे हटकर सख्त लहजे में कहा, जरा संभल जाइए चौधरी साहब, मेरी शादी हो चुकी है संजय से, और शादी के ऊपर शादी बिना तलाक तो मान्य ही नहीं होती। उसकी बात सुनकर सबके चेहरों पर हवाइयां उड़ गईं। झूठ बोल रही है ये, तुषार गुस्से में चिल्लाया। चौधरी बलवीर चिल्लाए, हिम्मत कैसे हुई तुझे हमें चुनौती देने की। आर्या का चेहरा पीला पड़ गया, चक्कर आने लगे। पास खड़ी औरतों ने उसे संभाल लिया। इसे कमरे में ले जाओ, कुछ खिलाओ पिलाओ, डॉक्टर को बुलाओ, दिखाओ क्या हुआ। चौधरी बलवीर ने कहा, ये हवेली छोड़ने का इरादा भूल जाए। उनके लहजे में ठंडा जहर था और बाकी सबके चेहरों पर दबी दबी मुस्कान, जबकि वो लोग ये नहीं जानते थे कि इंसान चाहे जितनी मर्जी प्लानिंग कर ले, होगा क्या ये किसी को नहीं पता। तभी चौधराइन जी के पास डॉक्टर साहिबा आई और बोली, ये तो प्रेग्नेंट है। आर्या के बेहोश पड़े रहने पर डॉक्टर ने जो कहा उसने सबको हिलाकर रख दिया। क्या कह रही हो? आर्या तो कह रही थी कि सिर्फ शादी हुई है, बच्चा कहाँ से आ गया। चौधराइन जी की बात पर आर्या को धीरे धीरे होश आने लगा। उसने भी वो बातें सुन ली थी। मैं झूठ नहीं कह रही हूँ, आर्या प्रेग्नेंट है। ये बात चौधरी जी को पता चली तो गजब करेंगे, क्या पता इसे जान से ही मार दें। एक काम करो, ये बच्चा खत्म कर दो। चौधराइन जी की ये बात सुनकर आर्या के रोंगटे खड़े हो गए। इतने बड़े बाप की सोच भी कैसे सकते हैं। वो कांप उठी। तभी अचानक बाहर से जोरदार शोर उठा, कहाँ है मेरी बीवी? वो आवाज आर्या लाखों में पहचान सकती थी। एकदम उठ बैठी और कमरे का दरवाजा धक्का देकर बाहर भागी। सीढ़ियों की ओर भागते हुए उसने हॉल में संजय को देखा। वो इतनी तेजी से भाग रही थी कि अचानक उसका पांव फिसला। इससे पहले कि वो नीचे गिरती, संजय ने एक झटके में उसे समेट लिया और गले से लगा लिया। डरी सहमी आर्या ने उसकी कॉलर को कसकर पकड़ा, जैसे बुरी तरह टूट चुकी हो। वहां मौजूद सब लोग ये मंजर देखकर थम से गए। एसपी अरविंद भी वहीं मौजूद थे। आर्या, तुम ठीक हो ना? संजय ने उसके आंसुओं से भीगे चेहरे को देखते हुए बेहद नरम लहजे में पूछा। ये हमारी पोती है, छोड़ो इसे, चौधरी जी चिल्लाए। आर्या ने और भी कसकर संजय को पकड़ लिया। संजय ने ऊंची आवाज में कहा, ये आपकी पोती नहीं, संजय की पत्नी है, समझे? तलाक के बाद ये सिर्फ हमारी पोती रह जाएगी। चौधरी जी की नफरत भरी आवाज गूंजी, ये हमारा बच्चा मार देंगे। आर्या ने संजय के कान में फुसफुसाया। संजय उसकी हालत देखकर एक पल को सन्न रह गया। कोई कुछ नहीं कर सकता, मैं हूं ना। एसपी अरविंद की मदद से चौधरी जी और उनके पूरे खानदान की एक न चली। एसपी अरविंद ने तुरंत पुलिस फोर्स को बुला लिया और पुलिस फोर्स ने हवेली को चारों तरफ से घेर लिया। एसपी अरविंद ने कहा कि आप तुरंत ही आर्या को उसके पति के साथ जाने दें, वरना आप सभी लोगों को हवालात चलना पड़ेगा और आप पर किडनैपिंग का केस बनाया जाएगा। जेल जाने के डर से और बदनामी के डर से बलवीर जी को झुकना पड़ा। संजय आर्या को वहां से निकाल लाया। सारा रास्ता वो उसके कंधे पर सर रख के बैठी रही। संजय ने एक पल के लिए भी उसे खुद से अलग नहीं किया। एक हाथ से ड्राइव करता रहा, लेकिन दूसरे हाथ से आर्या को सीने से लगाए रखा। चारों ओर पुलिस की गाड़ियां उन्हें सुरक्षा दे रही थीं। रोते रोते आर्या सो गई। संजय को उस वक्त लगा कि ये लड़की उसकी जान से भी ज्यादा अजीज है। जब सबके सामने उसने उसे चुना, वो लम्हा संजय की जिंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा बन गया। घर पहुंचते ही खुशियों का मेला लग गया। आर्या की माँ ने उसे गले लगाया तो आर्या फूट फूट कर रो पड़ी। वो बता ही नहीं सकी कि हवेली वालों ने उसे कैसी मनगढ़ंत कहानियां सुनाई थी। हकीकत तो पहले ही जान चुकी थी। कुछ दिन पहले ही संजय ने सब सच बता दिया था कि उसके पिता का कार एक्सीडेंट हुआ था और उसकी
माँ को हवेली से निकाल दिया गया था। उसके पिता ने उसकी माँ से अपनी पसंद की शादी की थी, जिस वजह से उनके पिता चौधरी बलवीर उनसे नफरत करते थे। उसके पिता जब हॉस्पिटल में एडमिट थे और उन्हें लग रहा था वो बचेंगे नहीं, तो उन्होंने अपने दोस्त से रिक्वेस्ट की थी कि वो उनके बीवी बच्चों को दर दर की ठोकरें ना खाने दें, उनका ख्याल रखें। इसी वजह से जब उसकी माँ को हवेली से निकाला गया तो कबीर अंकल उसकी माँ और उसे अपने घर ले आए थे। उन्होंने आर्या को खूब लाड़ से रखा था। आर्या जानती थी कि संजय झूठ नहीं बोलता और वो हवेली वालों पर क्यों यकीन करती। उसे अपने पति पर पूरा भरोसा था। संजय आर्या को कमरे में ले जाओ, इसे आराम की जरूरत है, कबीर साहब ने मोहब्बत से कहा। आर्या उठने ही लगी थी कि संजय ने उसे और कसकर थाम लिया और मुस्कुराकर बोला, मेरे होते तुम्हें चलने की क्या जरूरत है मिसेज खड़ूस, और आंख मारते हुए उसे उठाकर सीढ़ियां चढ़ गया। उसे बिस्तर पर लिटाने के बाद जब संजय पीछे हटने लगा तो आर्या ने उसके गले से अपनी पकड़ ढीली नहीं की। वो झुककर बस उसे देखता रह गया। क्या हुआ? उसने नरमी और मोहब्बत भरे लहजे में पूछा। आर्या बस उसे देखे जा रही थी। आज जब संजय वहां तक पहुंचा और उसे बचाया तो उसके दिल में इश्क की चिंगारी और तेज हो उठी। संजय ये नहीं जानता था कि सामने बैठी लड़की किस कदर उसके लिए तड़प रही थी। आर्या की आंखों में लिखी दास्तान पढ़कर वो हल्का मुस्कुराया। उनकी शादी को 2 महीने होने वाले थे। थैंक यू जान, मुझे बच्चे की इतनी बड़ी खुशी देने के लिए। विवेक की माँ की हालत में कुछ सुधार हो गया था। कनिका और विवेक उनके पास थे। विवेक ने अपनी ड्यूटी अपने शहर में ही करवा ली थी। अब आर्या 5 महीने की प्रेग्नेंट थी और संजय उसके हर नखरे खुशी खुशी उठाता था। रातों को भी जब कभी उसे अचानक बाहर जाने का मन करता तो संजय बिना शिकायत के उसे बाजार ले जाता। आर्या के बदले मूड्स और गुस्से को वो बड़ी आसानी से संभाल लेता, लेकिन एक बात का हमेशा ख्याल रखता, आर्या अकेले कहीं ना जाए। हालांकि चौधरी परिवार पर कानून का शिकंजा कस चुका था, फिर भी खतरा टला नहीं था। कोई भी गलत कदम उठा सकता था, इसीलिए संजय बेहद सतर्क रहता। आर्या भी अब अपनी जिंदगी से बेहद खुश थी क्योंकि उसने सही फैसला लिया था। उसने अपने मिस्टर खड़ूस यानी संजय को चुन लिया था। संजय ने आर्या से अपने गुस्से की माफी पहले ही मांग ली थी और वो अब आर्या को प्यार से रखता था। आर्या अब उसकी जान थी। दोस्तों, कभी कभी किसी रिश्ते की शुरुआत नोक झोंक और झगड़े से होती है, लेकिन बाद में वही रिश्ता काफी मजबूत साबित होता है और कुछ इसी तरीके का रिश्ता आर्या और संजय का भी था। प्यार, केयर और डेडिकेशन से लोगों का दिल जीता जा सकता है। जबरदस्ती हक जताकर किसी को भी हासिल नहीं किया जा सकता। आपको यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मेरे वीडियो को हाइप दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यह कहानी पूर्णतः काल्पनिक है। ऐसी और भी रोमांचक कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।